कक्षा 12 समाजशास्त्र चैप्टर नंबर 2 सांस्कृतिक परिवर्तन का दूसरा भाग या शेष हिस्सा। मेरे दादा जो अन्य नागाओं की तरह यूरोपियनों के संपर्क में आए थे, वे मानते थे कि शिक्षा से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए वैसा ही जीवन चाहा जैसा उन्होंने ब्रिटिश प्रशासकों और मिशनरियों को जीते देखा। उन्होंने मेरी माँ को पहले असम के पास वाले स्कूल में, फिर दूर शिमला भेजा ताकि वे शिक्षित हो जाएं। मेरी माँ को गांव के एक शिक्षित आदमी ने बताया कि मेरी माँ पढ़ लिख कर वैसी ही औरत बन सकती है जिसने सारी दुनिया के सामने अपना भाषण दिया था। यह औरत थी विजयलक्ष्मी पंडित, पंडित नेहरू की बहन, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मेरे पिता ने स्वयं को स्कूल व कॉलेज की शिक्षा दिलाने के लिए कठिन परिश्रम किया था। अपनी मेधावी बुद्धि कारण ही वह शिलांग में कॉलेज की पढ़ाई कर पाए। मेरे माता पिता की पीढ़ी के सब लोगों ने जो सक्षम थे अंग्रेजी शिक्षा को लक्ष्य बनाया। उनके लिए यह एक प्रकार का से ऊर्ध्वगामी विकास का रास्ता था। अंग्रेजी की शिक्षा ने इस क्षेत्र में जहाँ रहने वाले जनजात में प्रत्येक 20 किलोमीटर पर एक भिन्न भाषा बोली जाती है, भिन्न भाषा भाषी लोगों को आपस में तथा दुनिया के साथ जोड़ा। अब वो एक भाषा के माध्यम से बात करते थे और विचारों का आदान प्रदान करते थे। ये शिक्षित लोग अपने लोगों की आवाज़ बन गए। उन्होंने अंग्रेजी को राज्य की प्रशासकीय भाषा बनाया। क्रियाकलाप। उन सभी छोटे बड़े तरीकों का अवलोकन करें जहाँ पश्चिमीकरण से हमारा जीवन प्रभावित होता है। आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने हमारा जीवन कैसे प्रभावित किया। क्या पश्चिमीकरण का मतलब ब्रिटिश की नकल मात्र है? कैसे? क्या हम आजकल पश्चिमीकरण का मतलब अमरीकीकरण नहीं पाते हैं? संपादक को लिखे एक पत्र में इसका ब्यौरा दिया गया है। इसे पढ़ें और विद्यार्थी आपस में चर्चा जरूर करें। एक नया राज्य। अपने आप को महाद्वीप ब्रिटेन एवं आयरलैंड से अलग करने के लिए अमेरिका ने तारीख, महीने एवं वर्ष के प्रारूप में आंशिक रूप से उलटफेर कर एक नया प्रारूप बनाया जिसमें महीना, तारीख, वर्ष आता है। हालांकि अमेरिका को बनाने वाले ब्रिटिश और आयरलैंड से आए थे। 11 सितंबर, जिस दिन न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण हुआ, वह स्वतः 9/11 बन गया। यह अमेरिका द्वारा प्रयुक्त किया गया संक्षिप्त रूप है। विश्व का शेष भाग भी इसे प्रयुक्त करता था, लेकिन अनेक देशों में यह नहीं सोचा किसी वर्ष का महीने का क्रम तब आता है जबकि पहले उस महीने के दिन को बता दिया जाए। हम कैसे इस तथ्य का विश्लेषण करेंगे कि मुंबई में ट्रेन धमाकों को 7/11 कहा जाए? हम तो ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा थे, इसलिए हम अधिकांशतः तारीख, महीना, वर्ष प्रारूप को इस्तेमाल करते हैं। द हिंदू, अगस्त 21, 2006। एक समय पर अनेक भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा को ऐसे ही बोला जैसे ब्रिटिश बोलते थे। क्या इसमें अब कोई परिवर्तन आया? क्या आपको लगता है कि अब अमेरिकी उच्चारण और वाक शैली का ज़्यादा प्रभाव है? हम प्राय पश्चिमीकरण की विवेचना करते हुए उपनिवेशवाद के प्रभाव का हवाला अवश्य देते हैं, लेकिन इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि हमारे समसामयिक जीवन में पश्चिमीकरण के अनेक स्वरूप उपस्थित होते हैं। क्रियाकलाप 2.6 में इस तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है। आधुनिकीकरण और पश्चिमी पंथ निरपेक्षीकरण। आधुनिकीकरण शब्द एक लंबा इतिहास 19वीं सदी से और विशेषकर 20वीं सदी के दौरान इस शब्द को सकारात्मक और वांछनीय मूल्यों से जोड़कर समझा जाने लगा। प्रत्येक समाज और उसके लोग आधुनिक बनना चाहते थे। प्रारंभिक वर्षों में आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से था। बाद में इस शब्द के बृहद मतलब सामने आने लगे। इसका मतलब विकास का वो तरीका हो गया जिसमें पश्चिमी यूरोप या उत्तरी अमेरिका ने अपनाया। तदुपरांत ये सलाह दी जाने लगी कि अन्य समाजों में भी आवश्यक रूप से विकास का सही यही तरीका और रास्ता अपनाया जाना चाहिए। जैसा कि हमने अध्याय 1 में जाना, भारत में पूंजीवाद का प्रारंभ औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में हुआ। भारत में आधुनिकीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण का प्रारंभ भी औपनिवेशिक काल से संबद्ध है, परंतु यह पश्चिम में हुई वृद्धि से अलग है। भारतीय अनुभव इन मामलों में पश्चिमी अनुभव से गुणात्मक रूप से भिन्न लगता है। इसके साक्ष्य के तौर पर आप 19वीं सदी में हुए समाज सुधारक आंदोलन का स्मरण कर सकते हैं, जिसके बारे में इस पाठ के पूर्व में बताया गया था। हम पश्चिमीकरण और समाज सुधार आंदोलनों में एक स्पष्ट संबंध पाते हैं। अब आगे हम भारतीय संदर्भ में आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण की चर्चा एक साथ करें, क्योंकि ये दोनों प्रक्रियाएं परस्पर संबंधित हैं। ये दोनों ही आधुनिक विचारों का हिस्सा हैं। समाजशास्त्रियों ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की परिभाषा करते हुए इसके तत्वों को सामने लाने का प्रयास किया है। आधुनिकता का मतलब ये समझ में आता है कि इसके समक्ष सीमित, संकीर्ण, स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं और सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और विश्वजनीय
दृष्टिकोण यानी कि समूचे विश्व का नागरिक होना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसमें उपयोगिता, गणना और विज्ञान की सत्ता को भावुकता, धार्मिक पवित्रता और अवैज्ञानिक तत्वों के स्थान पर महत्व दिया जाता है। इसके प्रभाव में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, न कि समूह को। इसके मूल्यों के मुताबिक मनुष्य ऐसे समूह संगठन रहते और काम करते हैं जिनका चयन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि इच्छा के आधार पर होता है। इसमें भाग्यवादी प्रवृत्ति के ऊपर ज्ञान तथा नियंत्रण क्षमता की प्राथमिकता दी जाती है और यही मनुष्य को उसके भौतिक तथा मानवीय पर्यावरण से जोड़ता है। अपनी पहचान को चुनकर अर्जित किया जाता है। आप देखिए क्रियाकलाप विद्यार्थियों के लिए 2.7 में क्या दिया। आप किसी अखबार या वेबसाइट जैसे शादी.com में विवाह संबंधी विज्ञापन के कॉलम को और उसका स्वरूप देखें और जानें कि उसमें कितनी बार जाति व समुदाय का संदर्भ आता है। अगर ये संदर्भ बार बार आता है तो इसका अर्थ यह है कि आज भी जाति उस प्रकार की भूमिका निभा रही जो परंपरागत रूप में निभाती है, अथवा क्या जाति की भूमिका परिवर्तित हुई है। यह विचारणीय बिंदु है। आगे देखें आप, न कि जन्म के आधार पर। इसका मतलब यह है कि कार्य को परिवार और गृह समुदाय से अलग कर नौकरशाही संगठन में शामिल किया जाता है। रुडॉल्फ 1967। दूसरे शब्दों में लोग स्थानीय सीमाबद्ध विचारों से प्रभावित न होकर सार्वभौमिक जगत और उसके मूल्यों को मानते हैं। आपका व्यवहार और विचार आपके परिवार या जनजाति या जाति या समुदाय तथा तय नहीं होंगे। आपको अपना व्यवसाय अपनी पसंद से चुनने की स्वतंत्रता होती है, न कि यह व्यवस्था। जो व्यवसाय आपके माता पिता ने किया वही आप भी करें। कार्य का चुनाव आपकी इच्छा पर आधारित है, न कि जन्म पर। आप कौन से हैं, आपकी पहचान आपकी अर्जित उपलब्धियों से बनती है। वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को मान्यता प्राप्त होती है, तर्क को महत्ता मिलती है। क्या यह पूर्णतः सत्य है? भारत में प्राय रोजगार का चयन पसंद के आधार पर नहीं हो पाता। एक सफाई कर्मी को अपने काम को चुनने का अधिकार नहीं। अध्याय 5 पुस्तक NCERT जहाँ से हमने सारे तथ्य लिए हैं। हम सामान्यतः विवाह जाति और समुदाय के अंदर करते हैं। हमारे धार्मिक विश्वास हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण होते हैं। इन सब के साथ साथ हमारी एक वैज्ञानिक परंपरा भी है। हमारी यह सक्रिय तथा प्रभावशाली पंथनिरपेक्ष और राजनीतिक व्यवस्था भी है। लेकिन इसके साथ ही हमारी जाति और समुदाय में गतिशीलता पाई जाती है। हम इन प्रक्रियाओं को कैसे समझते हैं? इस प्रक्रिया में इन्हीं मिश्रित प्रक्रियाओं और उसके कारणों को समझने की चेष्टा की है। हम आजकल के सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार को प्रायः परंपरा तथा आधुनिकता का एक जटिल मिश्रण कहकर एक सरलीकृत उत्तर देने की कोशिश करते हैं, जबकि इनके अनेक निर्धारित सत्य हैं। आप देखें बॉक्स 2.7 में, जैसे जैसे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी और विकास की गति बढ़ी, धर्म तथा विभिन्न प्रकार के उत्सवों त्योहारों को मनाना, विभिन्न धार्मिक कृत्यों, विभिन्न समारोहों के आयोजनों, इन समारोहों से जुड़े निषेध, विभिन्न प्रकार के दान, उसके मूल्य इत्यादि में निरंतर परिवर्तन आया। विशेष रूप से यह परिवर्तन निरंतर बढ़ते और परिवर्तित होते हुए नगरीय क्षेत्रों में हुआ। इस परिवर्तनात्मक दबाव में जनजातीय पहचान की अवधारणा में एक प्रतिक्रिया हुई। एक जनजाति के होने के नाते पारंपरिक व्यवहारों और उनमें निहित मूल्यों के संरक्षण को जरूरी समझा जाने लगा। आधुनिकीकरण के तहत जो नारे बुलंद किए गए थे, जैसे संस्कृत समाप्त, पहचान समाप्त, उसे एक प्रकार का जवाब मिला जिसे समाज में हो रहे पारंपरिक चेतना के नवजागरण के रूप में देखा जाता है। त्योहारों का सामूहिक तौर पर मनाया जाना तथा रीति रिवाजों के प्रति रुझान को इसी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। आज के जनजातीय समाज में यह बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहले पारंपरिक तरीके से सामाजिक समूह त्योहारों को मनाते थे। उन समूह को सामाजिक मान्यता भी होती थी और उसमें प्रकार की अनौपचारिकता भी थी। अब उनकी जगह पर त्यौहार मनाने के लिए समितियां बनने लगी हैं, जिसकी संरचना में इस प्रकार की आधुनिकता होती है। परंपरागत रूप से त्योहारों के दिन मौसम चक्र के आधार पर तय किए जाते हैं। अब उत्सव के दिन औपचारिक तरीके से सरकारी कैलेंडर के द्वारा तय कर दिए जाते हैं। इन त्योहारों को मनाने में झंडे की कोई विशेष डिजाइन नहीं होती, न ही कोई मुख्य अतिथि के भाषण होते हैं, न ही मिस उत्सव प्रतियोगिता होती थी। लेकिन अब ये सब नई आवश्यकता बन गई। जैसे जैसे तार्किक अवधारणाएं एवं विश्व दृष्टि जनजाति के दिमाग में जगह बनाती जा रही हैं, वैसे वैसे पुराने व्यवहार और समारोह पर प्रश्न उठते जा रहे हैं। प्रकार को सरल बनाने की प्रवृत्ति बहुत सही नहीं है। यथार्थ में इससे ये भी भ्रांति उत्पन्न होती है कि भारत में एक ही तरह की परंपराओं का समुच्चय है,
अथवा था। हमने पहले ही देखा कि भारत में इन परंपराओं की पहचान के दो मुख्य गुणों से होती है, बाहुलता तथा तर्क वितर्क की परंपरा। भारतीय परंपराओं के लगातार परिवर्तन होते रहे और उन्हें पुनर्परिभाषित करने की सामाजिक बौद्धिक चेष्टा कभी नहीं रुकी है। हमने इसका साक्ष्य 19वीं सदी के समाज सुधारकों और उनके आंदोलनों में देखा। ये प्रक्रियाएं आज भी जीवंत हैं। बॉक्स में ऐसी एक प्रक्रिया का वर्णन किया गया जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं। आधुनिक पश्चिम में पंथ निरपेक्षता का मतलब यह ऐसी प्रक्रिया जिसमें धर्म के प्रभाव में कमी आती है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत के सभी प्रतिपादक विचारकों की मान्यता रही है कि आधुनिक समाज ज़्यादा से ज़्यादा पंथ निरपेक्ष होता है। पंथ निरपेक्षीकरण के सभी सूचक मानव के धार्मिक व्यवहार, उनका धार्मिक स्थानों से संबंध, जैसे चर्च में उनकी उपस्थिति, धार्मिक संस्थानों का सामाजिक तथा भौतिक प्रभाव और लोगों के धर्म में विश्वास की सीमा को विचार में लेते हैं। यह माना जाता है कि पंथ निरपेक्षीकरण के सभी सूचक आधुनिक समाज में धार्मिक संस्थाओं और लोगों के बीच बढ़ती दूरी के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हाल ही में धार्मिक चेतना में अभूतपूर्व वृद्धि और धार्मिक संघर्ष के उदाहरण सामने आए। हालांकि अतीत की बात एक विचार यह भी है कि आधुनिक युग धार्मिक जीवन को आवश्यक रूप से विलुप्त करेगा। यह विचार पूरी तरह सच नहीं है। आपको यह याद होगा कि किस प्रकार संचार के आधुनिक प्रकारों, संगठन और विचार के स्तर पर नए प्रकार के धार्मिक सुधार संगठनों का उद्भव हुआ। इसके अलावा भारत में किए जाने वाले कुछ अनुष्ठानों में प्रत्यक्ष रूप से पंथ निरपेक्षीकृत प्रभाव भी रहा है। वस्तुतः अनुष्ठान के पंथ निरपेक्ष आयाम पंथ निरपेक्षता के लक्ष्यों से पृथक हैं। इनसे पुरुषों और महिलाओं को अवसर मिलता है कि वो अपने मित्रों से और अपनी उम्र से बड़े लोगों से भी घुले मिलें और अपनी संपत्ति का भी कपड़े जेवर पहनकर उनका प्रदर्शन करें। पिछले कुछ दशकों से अनुष्ठानों के आर्थिक, राजनीतिक और परिस्थिति आयामी पक्ष ज़्यादा उभर कर सामने आए। दिखावे की प्रवृत्ति को इस बात से समझाया जा सकता है कि शादी ब्याह के अवसर पर घर के बाहर लगी मोटर कार की कतार अति महत्वपूर्ण व्यक्ति वीआईपी मेहमान बनकर आने को उस परिवार की समृद्धि और विशेषता समझाता है। स्थानीय समुदाय में ऐसे परिवारों की ऊंची नज़र से देखा जाता है। यहाँ देखिए आप क्रियाकलाप के लिए विद्यार्थियों के लिए 2.8 में पारंपरिक त्योहारों जैसे दिवाली, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, दशहरा, करवा चौथ, ईद, क्रिसमस के अवसर पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को देखें। ऐसे कुछ विज्ञापनों को अखबारों और पत्रिकाओं से निकालें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविजन पर होने वाले विज्ञापन पर भी ध्यान दें। पता लगाएं कि इन विज्ञापनों में क्या संदेश दिए जा रहे हैं। जात के पंथ निरपेक्षीकरण का अर्थ किस तरह लिया जाए, इस पर जबरदस्त वाद विवाद होता रहा है। इसका मतलब है कि पारंपरिक भारतीय समाज में जाति व्यवस्था धार्मिक चौखट के अंदर क्रियाशील। आप देख लें यहाँ पर बॉक्स नंबर 2.8 में सभी मानते हैं कि भारत में पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था जात संरचना और जाति पहचान के इर्द गिर्द संगठित है। लेकिन आधुनिक प्रदेश में जाति और राजनीति के संबंध में व्याख्या करते हुए आधुनिकता सिद्धांतों से बना नजरिया एक प्रकार के भय से ग्रसित होता है। तो वह इस प्रश्न से शुरू होता है कि क्या जात समाप्त हो रही है। निश्चित रूप से कोई भी सामाजिक व्यवस्था इस तरह समाप्त नहीं हो पाती। एक ज़्यादा उपयोगी दृष्टि अलबत्ता यह होगी कि आधुनिक राजनीति के प्रभाव में जाति कौन सा रूप लेकर सामने आ रही है और जाति अभिमुखित समाज में राजनीति की क्या रूपरेखा है। जो लोग भारतीय राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं, दरअसल वो ऐसी राजनीति की खोज में है जिनका समाज में कोई आधार नहीं है। राजनीति एक प्रतियोगात्मक प्रयास है जिसका उद्देश्य होता है शक्ति पर कब्जा कर कुछ निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करना। एक महत्वपूर्ण बात संगठन का होना तथा सहायता निरूपण है। जहाँ राजनीति जन आधारित हो वहाँ ऐसे संगठन द्वारा जिसमें जनसाधारण का जुड़ाव सहायता का निरूपण किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ जातीय संरचना एक ऐसा संगठनात्मक समूह प्रदान करती है जिसमें जनसंख्या एक बड़ा भाग निवास करता है। राजनीति को ऐसी संरचना के माध्यम से व्यवस्थित करने का प्रयत्न करना चाहिए। राजनीतिक जाति समूह को इकट्ठा करके अपनी शक्ति को संगठित करते हैं। जहाँ अलग प्रकार के समूह और संस्थाओं के अलग आधार होते हैं, राजनीतिज्ञ उन तक भी पहुँचते हैं और जैसे ही वे कहीं पर भी ऐसी संस्थाओं के स्वरूपों को परिवर्तित करते हैं वैसे ही जात के स्वरूपों को भी परिवर्तित करते हैं। बॉक्स 2 नंबर 2.8 विद्यार्थियों के लिए
पवित्र अपवित्र से संबंधित विश्वास व्यवस्था इस क्रियाशीलता के केंद्र से आज के समय में जाति एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में ज़्यादा कार्य कर रही है। समसामयिक भारत में जाति संगठनों और जातिगत राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ। ये जातिगत संगठन अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। जाति की इस बदली भूमिका को जाति का पंथ निरपेक्षीकरण कहा गया है। निष्कर्ष, इस अध्याय में भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने वाले विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। औपनिवेशिक अनुभवों के परिणाम दीर्घकालिक थे, इनमें से बहुत से अनैच्छिक और विरोधाभासी थे। आधुनिकता के पश्चिमी विचारों ने भारतीय राष्ट्रवादियों की काल्पनिकता को निर्मित किया। कुछ पारंपरिक शास्त्रों और ग्रंथों को एक नए दृष्टिकोण देने के लिए तत्पर हुए, जबकि एक अन्य समूह ने इस पारंपरिक ग्रंथों को अमान्य करा दिया। पश्चिमी सांस्कृतिक स्वरूपों को हमारे समाज में पैठ हुई। इसके अनुरूप ही एक नए प्रकार के सामाजिक व्यवहार के मानदंड सामने आए कि पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों का आचरण किस प्रकार हो। कलात्मक अभिव्यक्तियों में भी इसकी छाप नजर आई। हमारे समाज सुधार आंदोलनों और राष्ट्रीय आंदोलनों पर पाश्चात्य समानता और प्रजातंत्र के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। इन सब ने एक और जहां पश्चिमी विचारों को भारतीय समाज में स्वीकृति मिली, वहीं दूसरी तरफ भारतीय परंपरा पर प्रश्न किए गए तथा उनकी पुनर्व्याख्या की गई। अगला अध्याय भारत के प्रजातांत्रिक अनुभवों के बारे में है, जिसमें पुनः यह दर्शाया गया कि कैसे एक अत्यधिक असमानता वाले समाज में समानता एवं सामाजिक न्याय के मूलभूत विचारों पर आधारित संविधान को लागू किया गया। इस अध्याय में पुनः दर्शाया गया कि कैसे कुछ जटिल तरीकों से हमारे समाज में परंपरा और आधुनिकता को लगातार पुनर्परिभाषित किया। संस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखें। ये प्रश्नावली है आपकी। पश्चिमीकरण का साधारणतः मतलब होता है पश्चिमी पोशाक और जीवन शैली का अनुकरण। क्या पश्चिमीकरण के दूसरे पश्चिमी है? क्या पश्चिमीकरण का मतलब आधुनिकीकरण? चर्चा करें। लघु निबंध, संस्कार और पंथ निरपेक्षीकरण, जाति और पंथ निरपेक्षीकरण, जेंडर और संस्कृतिकरण। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए या प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए संदर्भित ग्रंथ है, इससे भी वे अध्ययन कर सकते हैं जो नीचे दिया गया है। इसी के साथ आप देखें, ये संदर्भित ग्रंथ हैं, इनके माध्यम से विद्यार्थी और गहनता से इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसी के साथ सांस्कृतिक परिवर्तन चैप्टर नंबर 2 पूर्ण होता है। एक बार प्रश्न आप फिर से देख लें।